क्या वेस्ट बंगाल एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गलत स्टेप्स उठाए हैं? क्या ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर करके ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वेस्ट बंगाल की जनता इस वक्त सच में मुसीबत में है? तो चलिए क्या पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत ने एक लिमिटेड लेकिन सिग्निफिकेंट रिलीफ दिया था उन वोटर्स को जो अंडर एडजुडिकेशन थे वेस्ट बंगाल एसआईआर प्रोसेस में। कोर्ट ने अलाउ किया कि जो लोग अपेलेट ट्रिब्यूनल से क्लियर हो जाएंगे वो अपकमिंग इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं। सुनने में ये एक पॉजिटिव स्टेप लगता है, लेकिन जब हम इसको ग्राउंड रियलिटी के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो पिक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली टाइमलाइन सेट की है। अपील्स विल नीड टू बी क्लियर्ड बाय द ट्रिब्यूनल्स इन 2 phases by April 21 to allow voters to participate in the first phase on April 23 and by April 27 for voting in the second phase on April 29। मतलब जो लोग 21 अप्रैल तक क्लियर हो जाएंगे वो 23 अप्रैल को वोट कर सकते हैं और जो 27 अप्रैल तक क्लियर होंगे वो 29 अप्रैल को वोट कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया है कि इशू सप्लीमेंट्री रिवाइज्ड इलेक्टोरल रूल्स wherever tribunals are able to decide appeals within those deadlines। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये टाइमलाइंस प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि ट्रिब्यूनल प्रोसेस खुद ही 13 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुआ है। मतलब सिर्फ 5 दिन का टाइम है पहले फेज के लिए और 11 दिन दूसरे फेज के लिए। और काम क्या है? 34 लाख से ज्यादा अपील्स को डिसाइड करना। अब सोचिए जरा, 34 लाख अपील्स और सिर्फ 19 जजेस। ये सिंपल अरिथमेटिक ही डाउट क्रिएट करता है। कोर्ट के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 14,28,771 केसेस को 21 अप्रैल तक डिसाइड करना होगा और 12,87,622 को 27 अप्रैल तक। ये कोई छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क नहीं है, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। इसलिए जो रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो एक तरह से लीगल विंडो तो ओपन करता है, लेकिन क्या वो विंडो एक्चुअली लोगों को वोट करने का रियल चांस देगी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ट्रांसपेरेंसी का भी इशू है। अभी तक कोई क्लियर डेटा नहीं है कि कितने केसेस एक्चुअली सुनवाए गए हैं, कितने डिसाइड हुए हैं और कितने लोगों को रिलीफ मिली है। ऑफिशियली सिर्फ कुछ आइसोलेटेड केस सामने आए हैं, जैसे 2 कांग्रेस एमएलएस और नंदलाल बोस के फैमिली के 2 मेंबर्स, लेकिन लाखों लोगों के लिए क्या हो रहा है कोई क्लैरिटी नहीं है। अब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्पेशल ऑब्जर्वर से पूछा गया तो उन्होंने सीधा बोल दिया, वोंट बी एबल टू से एज इट्स इन द हाई कोर्ट्स डोमेन। मतलब अकाउंटेबिलिटी का भी एक ग्रे जोन बन गया है जहां किसी के पास क्लियर जवाब ही नहीं है। अब कोर्ट का स्टैंड भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने ये क्लियर कर दिया कि सिर्फ अपील फाइल करना इनफ नहीं है। मियर पेंडेंसी ऑफ एन अपील इज नॉट इनफ। सिर्फ वही लोग वोट कर पाएंगे जिनके केसेस एक्चुअली डिसाइड हो जाएंगे और उन्हें क्लियरेंस मिल जाएगा। मतलब अगर आपका केस पेंडिंग रह गया तो आप वोट नहीं कर पाओगे, चाहे आप एलिजिबल हो या नहीं। अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने इसको वेलकम किया और कहा था कि कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। आई हैड बीन सेइंग फ्रॉम द बिगिनिंग दैट एवरीवन शुड रिमेन पेशेंट। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम प्राउड ऑफ द जुडिशरी। आई वाज द वन हु फाइल्ड द केस। सो टुडे नो वन इज हैप्पियर देन मी। दूसरी तरफ पिटिशनर्स भी इसको विक्ट्री बोल रहे हैं। मुस्तारी बानो ने कहा कि इट्स अ विक्ट्री फॉर अस टुडे, आई स्टैंड विंडिकेटेड। लेकिन अपोजिशन ने इसको एक और एंगल से देखा। मोहम्मद सलीम ने कहा कि इट इज बिकॉज ऑफ द ECI's inefficiency and the deliberately biased approach of government officials that lakhs of people have faced such harassment. The BJP must apologize। और पॉलिटिकल नैरेटिव्स अपनी जगह है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी फिर भी वही है। कोर्ट ने डोर खोला है, लेकिन क्या लोग उस डोर से अंदर आ पाएंगे, ये डाउटफुल है। और यहीं पर जस्टिस जॉय माल्या बागची का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आता है। उन्होंने पूछा कि व्हाट इफ द विनिंग मार्जिन इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज 2% बट मोर देन 15% ऑफ द इलेक्टोरेट कुड नॉट वोट। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल क्वेश्चन है। अगर इतने बड़े स्केल पे लोग वोट नहीं कर पा रहे तो इलेक्शन का रिजल्ट कितना लेजिटिमेट होगा। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम का एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया है वेस्ट बंगाल में, जो किसी और स्टेट में नहीं है। ये भी एक रेड फ्लैग है क्योंकि आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन लग सकता है। और सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि कोर्ट ने ये सब कंसर्न्स एक्नॉलेज करने के बाद भी लाखों वोटर्स को वोट करने की परमिशन नहीं दी। अब जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं किया जा सकता जब तक कि एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वोटर एक्सक्लूजन ना हो। लेकिन पिटिशनर्स तो महीनों से यही बोल रहे हैं कि मैसिव एक्सक्लूजन हो रहा है और यहीं पर एक कॉन्ट्राडिक्शन क्लियरली दिखता है। कोर्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा है लेकिन सोल्यूशन देने से हेजिटेट कर रहा है। यही इस पूरे केस का ट्रेजेडी है। अब लीगल एंगल पर आते हैं तो पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट है कि SIR प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 के अगेंस्ट है। उनका कहना है कि जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है वो लॉ में एग्जिस्ट नहीं करता। और सबसे प्रॉब्लमैटिक बात यह है कि बर्डन वोटर्स पे डाल दिया गया है कि वो अपनी आइडेंटिटी प्रूव करे, वरना उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ये भी आर्ग्यू किया
गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 का मिसयूज कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ईसीआई के पास पावर है इलेक्शंस कंडक्ट करने की, लेकिन वो स्टैट्यूटरी लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकते। ये प्रिंसिपल पहले ही मोहिंदर सिंह गिल केस में स्टैब्लिश हो चुका है। दूसरी तरफ ईसीआई सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 का यूज जस्टिफाई करने के लिए कर रही है, लेकिन पिटिशनर्स का कहना है कि ये प्रोविजन लिमिटेड स्कोप के लिए है, ना कि पूरे स्टेट लेवल पे एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए। और सबसे बड़ा इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये डिसाइड ही नहीं किया कि एसआईआर प्रोसेस लीगल है या नहीं। ये जजमेंट जनवरी से रिजर्व्ड है, मतलब कोर्ट इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस कर रहा है लेकिन लीगैलिटी पे डिसीजन नहीं दे रहा। और इसी वजह से क्रिटिसिज्म आ रहे हैं कि कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जगह एक एडमिनिस्ट्रेटर बन गया है। वो प्रोसेस को मैनेज कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, लेकिन फंडामेंटल क्वेश्चन अवॉइड कर रहा है। इसका ह्यूमन इम्पैक्ट भी बहुत सीरियस है। वेस्ट बंगाल में 34 लाख लोग वोट नहीं कर पा रहे, 90 लाख नेम स्ट्राइक ऑफ हुए हैं, जिसमें से 60 लाख एब्सेंटी या डिसीज्ड कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। बाकी 27 लाख लोग ट्रिब्यूनल के पास भेजे गए हैं। और जब कोर्ट खुद बोलता है कि एरर्स हो सकते हैं लार्ज स्केल एक्सक्लूजन में, तो एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक भी एलिजिबल वोटर का एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इंजरी है। अब सबसे कंसर्निंग बात यह है कि कोर्ट ने एक पॉइंट पे ये भी सजेस्ट किया कि इंटरवेंशन तब होगा जब एक्सक्लूजन इलेक्शन रिजल्ट को इम्पैक्ट करेगा। ये राइट्स को अर्थमेटिक में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन राइट टू वोट कोई नंबर्स का गेम नहीं है, ये एक फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट है। तो वापस वही सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत स्टेप्स उठाए हैं? क्या ग्राउंड रियलिटी इग्नोर हुई है? और क्या वेस्ट बंगाल की जनता मुसीबत में है? जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो डेफिनेटली कंसर्न रेज करते हैं। लीगल रिलीफ मिलना एक बात है, लेकिन रियल जस्टिस तब होता है जब वो रिलीफ ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो। अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक दरवाजा खोला है, लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो इतना नैरो और कॉम्प्लिकेटेड है कि लाखों लोग उस तक शायद पहुंच ही ना पाए। और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक लीगल फेलियर नहीं होगा, बल्कि डेमोक्रेसी के लिए एक सीरियस सेटबैक भी होगा। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following and supporting Law Chakra.